स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ महीनों में देश में संसद से लेकर टीवी डिबेट्स तक एक दावा बार बार दोहराया जाता रहा है कि भारत ने 9 नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं और यही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी साबित होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास के साथ यह कहा कि भारत अब डर कर नहीं, आत्मविश्वास के साथ ट्रेड डील्स करता है। महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 5 वर्षों में भारत ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ईयू जैसे 8-9 देशों और ट्रेड ब्लॉक्स के साथ एफटीए साइन किए हैं और सरकार यह कहती है कि इससे एक्सपोर्ट बूम होगा, देश में जॉब क्रिएशन होगा और इकोनॉमी बूस्टअप होगी। लेकिन इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय इस मामले पर बटी हुई है। कुछ कहते हैं कि ये ट्रेड डील्स गेम चेंजर साबित होंगी, जबकि कुछ यह चेतावनी देते हैं कि ट्रेड डेफिसिट का एक नया खतरा भारत मोल ले रहा है। सवाल यह है कि क्या 9 ट्रेड डील्स, 9 एफटीएस भारत के लिए एक अवसर है या एक बड़ा जोखिम बनने जा रहे हैं। फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड डील में फ्री का मतलब क्या होता है? क्या 100% ड्यूटी फ्री है या कुछ और इसके मीनिंग्स हैं? पुरानी ट्रेड डील्स जो हुई और जो नई ट्रेड डील्स हुई उनमें कहां चूक हुई और क्या नई ट्रेड डील्स में सुधार हुआ, और साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होंगे, नेट गेन कहां होगा और नेट लॉस कहां होगा। तो आज का यह वीडियो किसी पार्टी, किसी विचारधारा के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं है, बल्कि यह डेटा, अनुभव और अर्थशास्त्र की भाषा में किया गया एक रियलिटी चेक है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे एफटीए का स्कोर कार्ड, जहां पर आप देखेंगे कि कौन सी डील भारत की अब तक की, पिछली 9 के साथ साथ उसके पहले की भी ट्रेड डील्स में कौन सी डील किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, जहां पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और मेरे वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टा और टेलीग्राम पर आप यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एफटीए पर अभी क्यों महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की जा रही है, तो अगर देखें तो संसद में भारत सरकार ने दावा किया कि 9 नए एफटीए हमने हस्ताक्षरित किए हैं। सरकार का तर्क यह है कि एफटीए से निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और विकास होगा, जबकि इसका काउंटर विचार यह है कि इससे व्यापार घाटा बढ़ेगा, एमएसएमई पर संकट आएगा, किसानों के लिए एक अलग समस्या क्रिएट होगी। आवश्यकता क्या है? कि आवश्यकता यह है कि हम इसका डेटा आधारित मूल्यांकन करें और देखें कि वास्तव में होना क्या है। सबसे पहली चीज, एफटीए होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सीईपीए कहा जाता है, इसका मतलब होता है 2 देशों के बीच में एक ट्रेड डील होगी जिसमें टैरिफ यानी कि कस्टम ड्यूटी या तो 0 हो जाएगी या बहुत कम कर दी जाएगी। इसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं, जैसे कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग, ये सब आसान किए जाते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, आप आईपी राइट्स पर भी समझौते किए जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी समझौते किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 100% मुक्त व्यापार एफटीए का मतलब नहीं होता है, यह बिल्कुल क्लियर समझिएगा। यहां पर फ्री वर्ड जो है वह थोड़ा सा मिसलीडिंग है। क्योंकि अगर आप देखें, हम अगर एक्सपीरियंसेस से देखें तो जब हमारी यूएई के साथ ट्रेड डील होती है वह 90% टैरिफ लाइंस कवर करती है केवल। इसमें डेयरी, पोल्ट्री और कुछ स्टील प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड डील में भारत ने 96.4% टैरिफ लाइंस कवर किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 85%। इसमें कोयला, वाइन और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। यूके के साथ जो ट्रेड डील हुई उसमें 99% टैरिफ लाइंस कवर होती हैं। बीफ, विस्की पर हाई ड्यूटी अभी भी बरकरार है। इसके साथ ईयू के साथ जो होती है उसमें 95% से ज्यादा टैरिफ लाइंस कवर होती हैं, लेकिन डेयरी, चीनी और कुछ ऑटो पार्ट्स पर अभी भी जो है उसको एक्सक्लूसिव लिस्ट में रखा गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हर डील में 5 से 15% जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेंसिटिव लिस्ट में रहते हैं, जिन पर हाई ड्यूटी बरकरार रहती है। दूसरा, आमतौर पर अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो डेयरी, एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स होते हैं जहां भारतीय इंडस्ट्री कमजोर है और वहां पर भारत पूरे तरीके से समझौते नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर आंशिक उदारीकरण होता है, 80 से 95% ही टैरिफ लाइंस मुक्त होती हैं। संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाता है और भारत में मुख्यतः डेयरी, कृषि और ऑटोमोबाइल को सुरक्षित रखा जाता है।
अब जरा ट्रेड डील्स का इवैल्यूएशन कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि हमारे लिए ये ट्रेड डील्स किस प्रकार की साबित होंगी। तो हम इसको दो वर्गों में बांटते हैं। 2010 के आसपास की ट्रेड डील सबसे पहले देखते हैं। आसियान, जापान और साउथ कोरिया के साथ हम लोगों ने एफटीए किया, और इस एफटीए में इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लेकिन नतीजे बहुत खराब रहे। वास्तव में हमारा ट्रेड डेफिसिट जो था, जो व्यापार घाटा था, वो एक्सप्लोड कर गया। जो आसियान के साथ हमारा घाटा था वो $7 बिलियन से बढ़कर $44 बिलियन हो गया। जो कोरिया के साथ हमारा घाटा था वो $5 बिलियन से बढ़कर $12 बिलियन हो गया। तो इन एफटीएज ने हमें साझेदारों के साथ बहुत सारा घाटा अनुभव कराया। लगभग 528% घाटे की वृद्धि हमारी आसियान देशों के साथ हुई, जिसे बार बार कोट भी किया जा रहा है। यानी हुआ क्या, यानी कि हमने अपना बाजार तो खोल दिया, लेकिन हम उस बाजार को खोलने को लेकर तैयार नहीं थे। बाजार में भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। इसे कहते हैं एक प्रकार का असिमेट्रिक ट्रेड हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ऐसे नियम थे जहां पर समस्याएं थी, जैसे कि रूल ऑफ ओरिजिन, वो बहुत ढीले थे। चीन ने आसियान को एक तरीके से बैकडोर की तरह इस्तेमाल किया और अपने प्रोडक्ट्स हमारे यहां भेजने शुरू कर दिए। भारत के एमएसएमईज जो थे वो प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार ही नहीं थे। वो ना तो उस लेवल पर कंपीट कर पा रहे थे, ना उनके पास इतना बैकअप था। और यही वजह है कि आज भी इंडिया आसियान एफटीए को भारत की सबसे कमजोर डील माना जाता है। तो यहां पर गलतियां होती हैं। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया आसियान में जो 2010 में होती है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, चाइना बैकडोर से एंट्री करता है। इंडिया कोरिया भी 2010 में हुआ, जिसमें डेफिसिट 12 बिलियन था और कम यूटिलाइजेशन कर पाए हम लोग इसका। इंडिया जापान की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत लिमिटेड स्कोप मिला। तो हमारे साथ जो पुरानी ट्रेड डील्स का अनुभव था वो बहुत खराब था। इसमें जो रूल्स ऑफ ओरिजिन शब्द इस्तेमाल किया है उसको भी जरा सा समझिएगा, क्योंकि यही बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है जहां पर हमारे लिए गेम चेंजर हम कह सकते हैं होता है। एफटीए का फायदा केवल तब मिलता है जब प्रोडक्ट ओरिजिनेट हो, यानी कि 40 से 60% का वैल्यू एडिशन उस देश में हो, जैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो, 40 से 60% का कम से कम भारत में कंट्रीब्यूशन हो, तब इसको कह सकते हैं कि यहां पर आपने सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन किया है और इसलिए आपका ये रूल ऑफ ओरिजिन में आता है। चाइनीज कंपनियां क्या कर रही थी? अगर आप ध्यान देंगे तो चाइनीज कंपनियां आसियान से होकर भारत को माल भेजती थी, क्योंकि ये एफटीए था हमारा आसियान के साथ। तो इस तरीके से चाइनीज कंपनियां एफटीए को मिसयूज कर रही थी। भारतीय एक्सपोर्टर्स की मुश्किल होती है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल होता है, भारत में समस्याएं रहती हैं और इसकी वजह से भारतीयों को उसका फायदा नहीं मिल पाता। तो आप देखेंगे ना, तो जैसे इंडिया कोरिया का जो सीईपीए था 2010 का, इसमें 22% एक्सपोर्टर्स ने ही रूल ऑफ ओरिजिन का लाभ उठा पाया था। तो महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, और यह नीति आयोग की रिपोर्ट है 2019 की, जो ये साफ साफ बताती है कि रूल ऑफ ओरिजिन यानी आरओओ का फायदा भारत के केवल 22% एक्सपोर्टर्स उठा पाते हैं। तो यहां पर बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहां जो एक्सपोर्टर्स हैं वे भी इसका लाभ नहीं उठा पाते। इसके साथ साथ एक छोटा सा मुद्दा और भी है, जो हम समझते हैं कि टैरिफ खत्म हो गया तो लगभग सारी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होती हैं वो एक प्रकार का छुपा हुआ प्रोटेक्शनिज्म की तरह काम करता है। टैरिफ कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम ईयू की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में भारत के बासमती राइस पर पेस्टिसाइड लिमिट इतनी सख्त है कि आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की बात अगर हम करें तो वेज प्रोडक्ट्स पर बायोसिक्योरिटी रूल्स उन्होंने बहुत टाइट कर रखे हैं, आप वेज प्रोडक्ट्स वहां भेज नहीं सकते। इसी प्रकार यूके में, अगर आप यूके में देखें तो फार्मा एक्सपोर्ट्स के लिए वहां का एमएचआरए जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत महंगा है, जिसके कारण हमारे फार्मा एक्सपोर्टर्स वहां एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर हम देखें महत्वपूर्ण रूप से तो फ्री ट्रेड वास्तव में फ्री नहीं होता है, केवल फ्रीयर होता है। 100% बैरियर फ्री ट्रेड कभी होता ही नहीं है। अब सवाल यह है कि वर्तमान ट्रेड डील्स जिनका बार बार दावा किया जा रहा है, उन्होंने क्या बदला, उसमें क्या बदलाव आए जिसके कारण इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं? तो 3 बड़े बदलाव समझिए। सबसे पहले रूल ऑफ ओरिजिन सख्त किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट काम, रूल ऑफ ओरिजिन सख्त किया गया। 40 to 50% मूल्यवर्धन सेम कंट्री में होना इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ पैकेजिंग और लेबलिंग पर ट्रेड का फायदा नहीं मिलेगा, 40 से 50% वैल्यू एडिशन उसी देश में होना जरूरी है। मतलब चीन, वियतनाम के रास्ते माल भेजेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन 40 से 50% उनको वियतनाम में करना पड़ेगा।
दूसरी बड़ी चीज जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एफडीए हैं, एफटीएज हैं, उस पर ध्यान दिया गया। ईएफटीएज में पहली बार $100 बिलियन का एफडीआई का कानूनी वादा जोड़ा गया कि इतना एफडीआई तो आपको करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी चीज सर्विसेज पर जोर दिया गया, जिस पर हम लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था ज्यादा। पुरानी डील्स केवल गुड्स तक सीमित थी, नई डील्स में आईटी, एजुकेशन, हेल्थ, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स को भी एंट्री मिलेगी और यहीं से इन ट्रेड डील्स में उम्मीद की जा रही है कि कहानी बदलेगी और अब यह महत्वपूर्ण रूप से भारत के लिए नई दिशाएं क्रिएट करेगा। अगर आप देखें तो जो नई ट्रेड डील्स हुई हैं उनको थोड़ा सा डीप में जाकर के देखते हैं तो यूएई के साथ जो सीईपीए हुआ है 2022 में, वहां पर टारगेट 5 साल में ट्रेड से $100 बिलियन का एक तरीके से ट्रेड करना है और साथ ही साथ $83 बिलियन का ग्रोथ करना है, यानी कि लगभग 38% की ग्रोथ करनी है एक्सपोर्ट में और 2024 तक हमने ये अचीव कर लिया था। जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट यहां पर बढ़ा 5.4%। यूएई में 1000+ इंडियन कंपनीज सेटअप हुए जो रोपवे एक्सप्रेस हब बना और यहां पर एक दिक्कत यह है कि भारत के इंपोर्ट्स भी बढ़े और हमारा डेफिसिट अभी भी $10 to $12 बिलियन का बढ़ा हुआ है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया से जो हमने ईसीटीए किया उसमें क्या हुआ, वहां पर थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई गई। 96.4% भारतीय एक्सपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी लगाई गई। 10 साल में यह कमिटमेंट था, 2022 का ये एग्रीमेंट है। फायदा क्या हुआ, एजुकेशनल सर्विसेज में देखें तो भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ओएसएचसी यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो गया और फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स में बूम आया। ऑस्ट्रेलिया ने कोयला, वाइन, दूध पर धीरे धीरे टैरिफ कम करने का वादा किया है जो कि अगले 10 से 15 साल में वो करेगी। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके से इन डील्स ने फायदा उठाया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ईएफटीए जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डील है वह $100 बिलियन की एफडीआई प्लस 10 लाख जॉब्स अगले 15 साल में क्रिएट करने के लिए की गई है और यह अपने आप में यूनिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहां पर इन्वेस्टमेंट टारगेट बाइंडिंग की गई है, जहां पर आप देखेंगे तो स्विस वॉचेस और मशीनरी सस्ती हो जाएंगी, लोकल इंडस्ट्री पर एक समस्या आने की तब भी संभावना है। अब ईयू वाले एफटीए की अगर हम बात करें जो जनवरी 2026 में हुआ, जहां पर जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, यहां पर 150 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है और यूरोप भारत का नंबर 2 का पार्टनर है। यहां पर अगर आप देखोगे तो भारत को टेक्सटाइल पर 12% की ड्यूटी खत्म होती है। लगभग मान के चलिए इस 12% की ड्यूटी खत्म होने से क्या होगा कि $10 बिलियन का अतिरिक्त एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमें मिलेगा टेक्सटाइल्स में। इसके साथ साथ फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स और आईटी सर्विसेज को भी बूस्ट मिलने की संभावना है। 25,000+ भारतीय छात्रों के लिए वीजा और रिकॉग्निशन आसान हो जाएगा इस ट्रेड डील से। तो लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें भारत का लॉस भी है। इस जो ईयू के साथ एफटीए किया गया है उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, डेयरी, वाइन और चीज के कुछ जो कंसेशंस दिए गए हैं उस पर किसानों का विरोध है। किसानों को लगता है कि डेयरी किसान सबसे ज्यादा समस्या में आएंगे और उसके साथ साथ एक जो समझौता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, उसका दबाव बढ़ेगा और इसके कारण हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी पर जबरदस्ती और ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजों में फायदा ये है, कई सारी जगहों पर हमें समस्याएं आएंगी। अगर हम देखें एक्सपोर्ट ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज को तो टेक्सटाइल और अपैरल में 2020 में $36 बिलियन की बात है, 25 में $52 बिलियन की बात है, जिससे हमें 2025 तक 44% की ग्रोथ मिली है। फार्मा की बात करें तो $24 बिलियन का ट्रेड था जो कि $38 बिलियन हो गया, 58% की ग्रोथ दिख रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी में 2020 में $39 बिलियन था, जबकि 2025 में $48 बिलियन और इस प्रकार 23% की ग्रोथ है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग गुड में 33% की ग्रोथ है और मरीन प्रोडक्ट्स में 37% की ग्रोथ है। तो अगर आप देखेंगे हमारे एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत ज्यादा हुए हैं। एफडीआई इनफ्लो भी हुआ है। एफडीआई इनफ्लो कैसे हुआ है अगर आप देखें तो ईएफटीए से $100 बिलियन का कमिटमेंट हमने प्राप्त किया है। यूएई के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में $50 बिलियन का कमिटमेंट प्राप्त किया है और यूके की वाली डील में टाटा और इन्फोसिस के प्लांट्स, जिससे करीब 15,000 जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। इसी प्रकार जॉब क्रिएशन को भी थोड़ा सा देख लें तो टेक्सटाइल में करीब 2.5 लाख जॉब
बढ़ने की संभावना है, जिससे ईयू और यूके की ट्रेड डील जो हुई है उसका ये फायदा हमें मिलेगा टेक्सटाइल में जॉब का। इसी प्रकार लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट्स में अगर हम देखें तो यूएई के हब इफेक्ट के कारण हमारे यहां 1,80,000 के आसपास जॉब क्रिएट होंगे। आईटी सेक्टर में अगर हम देखें तो 3 लाख के जॉब आसपास जॉब क्रिएट होने की संभावना है सर्विस लिबरलाइजेशन के कारण। तो यहां पर यह सारे फायदे तो हैं, लेकिन हमें उस हिस्से को भी समझना चाहिए जिस पर चर्चा बहुत कम होती है, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार का घाटा। अगर हम देखें तो एफटीए पार्टनर से भारत का कुल व्यापार घाटा 2020 में 48 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2025 में 87 बिलियन डॉलर का होने की संभावना है। मतलब हमारा एफटीए से भी ट्रेड घाटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लगभग 81% की छलांग लगाई जाएगी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, गोल्ड में और एनर्जी एक्सपोर्ट्स पे। तो जो 48 बिलियन से बढ़कर के 87 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है 2025 तक आते आते, वह भी एक बड़ा चिंता का विषय है। एमएसएमई और किसानों के लिए भी डर है, क्योंकि डेयरी किसानों के लिए यूरोपियन यूनियन का जो डर है वो वास्तव में बहुत भयंकर और बड़े पैमाने पर है। अमेरिका के साथ भी यही वाली दिक्कत है। टॉय और ऑटो पार्ट्स वाले एमएसएमईज पर दबाव बढ़ रहा है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नाम पर इंडियन एक्सपोर्ट्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी अगर हम देखें तो टैक्स तो नहीं लगा दे रहे हैं ये, लेकिन क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड की लिमिट्स तय कर रहे हैं, कार्बन टैक्स लगा दे रहे हैं और लेबर और एनवायरमेंटल कंडीशंस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रकार से हमारे यहां का एक्सपोर्ट रुक जाता है और वहां हो नहीं पाता है। रेगुलेटरी भी बहुत सारे बाइंडिंग्स हैं इनके हमारे ऊपर, जहां पर हम देखें लेबर स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो आईएलओ के कन्वेंशंस हैं, जहां पर ईयू के ट्रेड डील में लेबर लॉ रिफॉर्म्स का हमारे ऊपर दबाव बनेगा। एनवायरमेंट की बात करें तो सीबीएम जो ईयू का है उसके अंतर्गत कोयला आधारित इंडस्ट्री पर एडिशनल टैक्स लगाना पड़ेगा। डेटा लोकलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूके और ईयू चाहते हैं कि भारत डेटा शेयर करे, जिसकी वजह से प्राइवेसी की भी चिंता क्रिएट होती है। तो यहां पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से एक चीज समझनी होगी कि जो एफटीएज हैं उन एफटीएज का फायदा हमें कब मिलेगा। जो सबसे बड़ा काम है, जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें करनी पड़ेगी, वह है कि हमें अपने एफटीएज का पूरा उपयोग करना पड़ेगा। भारतीय एक्सपोर्टर 25 से 40% ही अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल का प्रयोग कर पाते हैं एफटीएज में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आरओ डॉक्यूमेंटेशन के कॉम्प्लेक्सिटीज की जानकारी नहीं होती, वे उसे कर नहीं पाते हैं। एसएमईज को इसकी जानकारी है ही नहीं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है हमारे यहां उसके उपयोग न कर पाने का। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है जीडीपी का 13% है, जबकि चीन में यह 8% है। मतलब एक तरीके से समझिए कि एफटीए के बाद हमारे बॉर्डर पर ट्रेड तो फ्री हो जाता है, लेकिन सड़क पर ट्रक का भाड़ा बहुत ज्यादा होता है और उसके कारण हम हार जाते हैं दूसरे देश में अपना सामान पहुंचाने से। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इन सब ट्रेड डील्स को अगर हम देखें और मार्क करें कि ये कितने अच्छी या खराब डील्स हैं, तो देखिए यूएई की ट्रेड डील को एक्सपोर्ट बूस्ट के नाम पर हम 9 आउट ऑफ 10 मानते हैं, इंपोर्ट रिस्क के आधार पर 6 आउट ऑफ 10 मानते हैं और जॉब क्रिएशन के नाम पर 7 आउट ऑफ 10 मानते हैं। यानी कि यह ट्रेड डील 8 आउट ऑफ 10 स्टार की डील है। ऑस्ट्रेलिया वाली डील के साथ यही है कि एक्सपोर्ट 8 आउट ऑफ 10 मान सकते हैं, इंपोर्ट 5 आउट ऑफ 10 मान सकते हैं, जॉब क्रिएशन 6 ऑफ 10 मान सकते हैं, 7.5 आउट ऑफ 10 है। और सबसे बेहतर डील है जो हमने ईयू के साथ की है, जहां पर एक्सपोर्ट बूस्ट 10 आउट ऑफ 10 मान सकते हैं, इंपोर्ट रिस्क जो है वो 7 आउट ऑफ 10 मान सकते हैं, जॉब क्रिएशन की संभावना 9 आउट ऑफ 10 मान सकते हैं और इस डील को हम 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स दे सकते हैं। तो सबसे बेहतर डील जो हमने प्राप्त की है वो ईयू के साथ ही प्राप्त की है। अब भारत को क्या करना चाहिए इन सभी ट्रेड डील से बेहतर फायदा उठाने के लिए? तो सबसे पहले भारत को विनिर्माण में सुधार करना चाहिए, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। दूसरा, लॉजिस्टिक्स की लागत कम करनी चाहिए, 13% से घटाकर इसको 8% तक लाना बहुत जरूरी है। आरओ का सरलीकरण किया जाए जिससे एफटीए प्रक्रियाएं भी सुगम बने। इसके साथ साथ सुरक्षा उपाय विकसित किए जाएं जिससे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा हो और आवधिक समीक्षा हो। एफटीए में पुनर्वार्ता का तंत्र भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बार बार अगली डील्स में जो भी समस्याएं आ रही हैं, डील के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, उनको सॉल्व करने का भी मौका मिले। तो देखिए, अगर साफ तौर पर कहें तो नई डील्स पुरानी डील से जरूर बेहतर है।
भारत अब कमजोर नेगोशिएशन की टेबल पर नहीं बैठता है। सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और जो रूल ऑफ ओरिजिन्स हैं वो हमारे मजबूत हुए हैं, लेकिन अभी भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग सुधरी नहीं है, एमएसएमईज को सपोर्ट नहीं उतना मिल पा रहा है और लॉजिस्टिक्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे उतने स्टैंडर्ड हुए नहीं हैं। तो भारत अगर हम देखें तो 9 FTA से एक्सपोर्ट पावर हाउस तो नहीं बनेगा, लेकिन हम ग्लोबल मार्केट बनने की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो FTA में रणनीतिक उपकरण है, ना कि FTA को हम रामबाण मान सकते हैं। हम बेहतर वार्ता क्षमता दिखा रहे हैं, निर्यात विविधीकरण करेंगे, सेवाओं में लाभ मिलेगा, निवेश प्रवाह बढ़ेगा, लेकिन वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एकीकरण भी कर सकेंगे। लेकिन व्यापार घाटा बढ़ रहा है, यह देखना पड़ेगा। MSMEs के लॉस को कम करना पड़ेगा, जो रेगुलेटरी प्रेशर्स हैं उन्हें कम करना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र के खतरों को भी ध्यान देना पड़ेगा और असमान लाभ वितरण पर भी हमें चर्चाएं करनी होंगी। तो इस प्रकार यूपीएससी के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी पूरी एनालिसिस मैंने आपके लिए की है कि जीएस पेपर 3 में अगर आप देखें तो वाह्य क्षेत्र और व्यापार नीति निबंध में वैश्वीकरण बनाम आत्मनिर्भरता, IR और अर्थव्यवस्था में अंतर विषयक संबंध आपको मिल जाएगा। तो मुख्य निष्कर्ष यह है कि FTA तभी सफल होते हैं जब घरेलू क्षमता मजबूत हो। इस पूरे एनालिसिस के बाद आप समझ गए होंगे कि हमें अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, MSMEs, अपनी डेयरी, इन सबको सुधारना होगा, तब जाकर के हमें इसका पूरा फायदा मिलेगा। अदरवाइज पेपर पर तो ये डील्स बहुत बेहतरीन दिखाई देंगी, लेकिन जब जमीन पर उतरेंगी तो हमारा घाटा जस का तस रहेगा। फ्री ट्रेड डील्स कोई चमत्कार नहीं करने वाले, एक शार्प वेपन की तरह हैं। अगर गलत हाथ में रह गए या गलत तरीके से इंप्लीमेंट किए गए तो निश्चित तौर पर हमारा ही नुकसान करेंगे। आप भी अपनी राय अवश्य कमेंट करके दीजिएगा और यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा कि भारत इनका बेहतरीन ढंग से किस प्रकार लाभ ले सकता है, क्योंकि आज का दौर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का दौर है। सरकार भी इसे बार बार प्रमोट कर रही है। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन उन बच्चों को जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2026 का प्री देने जा रहे हैं तो हमारे पास सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है जो आज से ही शुरू हो रहा है। इस बैच में आपको फास्टर वे में पूरा कोर्स रिवाइज कराया जाएगा, अपडेट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, डिस्कशंस दिए जाएंगे, CSAT के भी टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड होंगी। इसके सिवा जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच है, जो कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है। इन बैचेस में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप के साथ साथ आपकी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कराई जाएगी। इन बैचेस की भी डिटेल और SIP की भी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के या फिर हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप एडमिशन लेने के लिए सोचिएगा तो PK Live कोड लगाइएगा। यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेगा स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।